नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए साइकोलॉजी का बहुत ही शानदार टेस्ट लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार और बिल्कुल नए प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो इस सुपर टेस्ट को जरूर करके जाइएगा साथियों। पूरे 30 प्रश्नों को हल करवाया जाएगा और यहाँ पर बता दो कि 100 टेस्टों की ये सीरीज चला रखी है, जिसमें आज का पेपर नंबर 66 है। टारगेट है आपके 25 प्रश्न सही करने का। यकीन मानिए 25 प्रश्न सही कर दिए तो बहुत ही गहरी पकड़ है आपकी साइकोलॉजी पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 है, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है यह मापने हैं तो निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? अभिवृत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और परीक्षण एवं पुनः परीक्षण। तो देखो, प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। एक बार प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, उपलब्धि परीक्षण इसका सही आंसर है। कैसे है कि विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान कर दिया आपने, उसके बाद में अधिगम किस स्तर तक हुआ है इसके जांच करने के लिए अभिवृत्ति या निदानात्मक परीक्षण में तो क्या किया जाता है, कमियां देखी जाती है। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि अधिगम किस स्तर तक हुआ है, तो इसको उपलब्धि परीक्षण कहेंगे साथियों। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य, अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन और सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। तो प्रश्न संख्या 2 में जो निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है मुख्य रूप से साथियों, उसका चुनाव प्रश्न संख्या 2 में आपको करना है। तो बताइए दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए, निर्मितवाद उपागम कहता है कि इसमें विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन हो, मतलब छात्र सक्रिय रहकर सीखे, अर्थ निर्माण करे, सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। साझी मतलब साझेदार के रूप में, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करके। और अधिगम वातावरण चुनौतीपूर्ण रहेगा और सुनिश्चित लक्ष्य भी इसमें रहेंगे, लेकिन अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। साथियों, अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण पर बल नहीं देता है निर्मितवाद उपागम, बल्कि छात्रों द्वारा स्वयं ज्ञान के निर्माण करने पर बल देता है। इसलिए दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही आंसर होगा, ये निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न है आपके, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है। पहला विकल्प है प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग और प्रस्तावना। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। तीसरा है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। और चौथा है सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग और प्रस्तावना। तो प्रश्न नंबर 3 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? हर्बर्ट के द्वारा जो पंचपदी दी गई है उसमें सबसे पहले क्या की जाती है साथियों? प्रस्तावना की जाती है। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाता है, सबसे पहले प्रस्तावना की जाती है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण किया जाता है, पाठ का प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना की जाती है, फिर सामान्यीकरण किया जाता है और फिर अनुप्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर 3 आपके स वाला जो विकल्प है तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? आगमन तार्किकता, संबंधित तार्किकता, निगमन तार्किकता और अमूर्त तार्किकता। तो चौथे प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए साथियों, आराम से आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। चौथे प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा साथियों निगमन तार्किकता। कैसे रहेगा? क्योंकि यहाँ पर वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने के लिए साथियों पहले इसमें नियम बता दिए जाते हैं वाणिज्य विषय में, और उसके आधार पर तार्किक जो निष्कर्ष है वो छात्रों के द्वारा निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो तार्किकता होती है वो निगमनात्मक तार्किकता कहलाती है। इसलिए चौथे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दूँ कि आपके कल या परसों, कल तो नहीं परसों मान लीजिए आप, परसों आपके मेगा टेस्ट लिया जाएगा साथियों। पूरे 150 प्रश्नों का मेगा टेस्ट लिया जाएगा, जो लेवल 2 के लिए अलग है और लेवल 1 के लिए अलग है। दोनों के लिए साथियों अलग अलग मेगा टेस्ट आपके लिए जाएंगे। सेकंड मेगा टेस्ट है, एक मेगा टेस्ट 5 जून को मैं ले चुका हूँ,
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? पावलोव, वाटसन, बंडूरा और स्किनर। तो इसमें से उस मनोवैज्ञानिक के बारे में आपको बताना है जिसको किसके रूप में वर्णित किया जाता है साथियों? मौलिक व्यवहारवादी के रूप में। पांचवें प्रश्न में राइट आंसर रहेगा साथियों आपके मौलिक व्यवहारवादी इनमें से स्किनर है। याद रखिएगा, स्पेशल प्रश्न है। मैंने कहा है ना कि बहुत ही क्वालिटी वाले प्रश्न मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। मौलिक व्यवहारवादी के रूप में किसको जाना जाता है? B.F. स्किनर को, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था साथियों। विकल्प आपके 4 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो छठा प्रश्न है आपके, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं और इनमें से सभी। तो इनमें से साथियों कुसमायोजित व्यक्ति कौन कहलाएगा? दिए गए विकल्पों में से आपका उत्तर क्या रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 6 में? देखो, अगर हम देखें तो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, मतलब द्वंद्वात्मक स्थिति जब उनके सामने होती है तो वो उचित तरीका नहीं अपनाते, अनुचित तरीका अपनाते हैं। तो ये भी कुसमायोजित व्यक्ति है। समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं कि जो गतिविधियां समाज विरोधी है, समाज जिनको एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज की दृष्टिकोण से वो गलत है, यदि वैसी गतिविधियां कोई व्यक्ति कर रहे हैं तो उसको भी कुसमायोजित कहेंगे। द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ है, तो ये भी कुसमायोजित व्यक्ति का ही लक्षण है। अतः उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? विद्यालय के पलायन करने वाले बालक के लिए उपयुक्त है। विद्यालय से जो बालक पलायन करता है साथियों, उसके लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है? केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो प्रश्न नंबर 7 में राइट आंसर का चुनाव करो। कौन सा विकल्प आपका 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा? साथियों, जो बालक विद्यालय से पलायन करते हैं उनके लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो है साथियों केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि में ये पता लगाया जाता है कि बालक का जो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है बालक के द्वारा, आखिर उसका कारण क्या है, उसकी जड़ तक, उसकी समस्याओं की जड़ तक जाया जाता है। विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए 8वां प्रश्न, बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक क्रोध से होता है, बहुत अधिक पीड़ा से, बहुत अधिक भय से और बहुत अधिक उत्तेजना से। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही है? बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न हो रहा है तो बहुत अधिक क्रोध होगा, पीड़ा होगी, भय होगा या उत्तेजना। साथियों, उत्तेजना या पीड़ा से संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा, ना ही भय से, बल्कि बालक में जब बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न होगा तो वो संवेगात्मक रूप से संघर्ष यहाँ पर उसके अंदर उत्पन्न होगा साथियों। विकल्प 1 यहाँ पर भी आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे। आपके 9वां प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना में प्रगति 3 चरणों जो आयु संबद्ध होती है में होती है। यह रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, विकास द्वारा निर्धारित होती है। तो भावात्मक विकास द्वारा, क्रियात्मक विकास द्वारा, संज्ञानात्मक विकास द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि बालक में जो नैतिकता विकसित होती है ये 3 चरणों में होती है साथियों, जिसका संबंध आयु से होता है और यह भावात्मक या क्रियात्मक विकास द्वारा निर्धारित नहीं होती है, बल्कि यह व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास द्वारा निर्धारित होती है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 10, पूजा बोर्ड की परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, इसका अर्थ है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, गणितीय प्रेरणा का उदाहरण है या आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर बताइए साथियों। पूजा नाम की लड़की है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रही है, लेकिन उसके पिता ने क्या कहा, अगर अच्छे अंक आए तो आपको एक यहाँ पर बाइक गिफ्ट की जाएगी। तो साथियों, वो जो मेहनत कर रही है उसका मेन रीज़न क्या है, बाइक।
कौन प्रदान कर रहा है? पिता। तो साथियों बाह्य कारक हो गया, अर्थात ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो प्रश्न नंबर 10 में आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन और रटकर याद करना। साथियों सीखने के लिए महत्वपूर्ण पूछा गया है तो सबसे बेकार विकल्प, सबसे बेकार मतलब सबसे कमजोर विकल्प जो है वो है रटकर याद करना। ये तो आपका आंसर किसी भी प्रकार से नहीं होगा। जो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दिए गए विकल्पों में से वो है साथियों अर्थ निर्माण। बालक यदि अर्थ निर्माण करते हुए सीखेगा तो उसका सीखना स्थायी होगा, लंबा चलेगा, अच्छी तरह से उस चीज़ को वो सीखेगा, क्योंकि ज्ञान का निर्माण वो खुद कर रहा है। इसलिए दूसरा विकल्प आपके 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, शिक्षण केंद्रित होना चाहिए, कक्षा कक्ष केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें एनसीएफ 2005 कहता है कि जो गणित शिक्षण है साथियों पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो नहीं होगा, शिक्षण केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित या कोई नहीं। थोड़े विकल्प गलत लग रहे हैं चारों ही मुझे, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए छात्र केंद्रित साथियों। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि जो गणित शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए साथियों। तो चौथा विकल्प आप यहाँ पर इनमें से कोई नहीं वाला टाइपिंग मिस्टेक गलत हुआ है साथियों, छात्र केंद्रित इसका सही आंसर होगा। तो सारे ही विकल्प यहाँ गलत है, अतः छात्र केंद्रित चौथा विकल्प मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ छात्र केंद्रित। चौथा विकल्प सही हो जाएगा इस प्रकार से, नहीं तो प्रश्न बोनस के योग्य है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर और समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। साथियों उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी? उपचारात्मक शिक्षण मतलब जिसमें छात्रों की कमजोरियों को दूर करने का कार्य किया जाता है वो कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। अब यह समय या अवधि पर निर्भर नहीं करेगा साथियों, ये भाषिक नियमों के ज्ञान पर भी निर्भर नहीं करेगा, ना ही उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, बल्कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान मतलब निदान पर उपचारात्मक शिक्षण निर्भर करता है। यदि निदान सही से नहीं हुआ है तो उपचारात्मक शिक्षण भी सफल नहीं हो पाएगा साथियों। इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 14वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 14वां प्रश्न है, आरटी 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध रहेगा उल्लेखित है? कौन सी धारा में ये उल्लेखित है? धारा 28 में, धारा 26 में, धारा 31 में और धारा 21 में। साथियों आरटी की उस धारा के बारे में बताना है कि एक जो शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है साथियों, वह बच्चों को निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। यह किस धारा में वर्णित है? प्रश्न नंबर 14 में सही उत्तर का चयन कीजिए साथियों। तो 14वें प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। देखिए आरटी 2009 की धारा 28 कहती है, कौन सी धारा? धारा 28 कहती है कि एक जो सरकारी शिक्षक है वह बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेगा साथियों। इस पर प्रतिबंध का उल्लेख करती है धारा 28 आरटी 2009 की। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15 है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो साथियों आगमन विधि में इसमें से कौन सा शिक्षण सूत्र काम में लिया जाता है? आपको प्रश्न नंबर 15 में ये बताना है। तो राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। आगमन विधि कहती है कि बालकों को पूर्ण विशिष्ट ज्ञात से उदाहरण की ओर उदाहरण द्वारा सरल करना, ये 4-5 शिक्षण सूत्र उसमें चलते हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। तो इस प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? विशिष्ट से सामान्य की ओर साथियों। सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि में जाया जाता है। किस विधि में जाया जाता है? निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है, जबकि आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जाता है। तो प्रथम विकल्प 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके 16वां प्रश्न है, प्रारंभिक पेशीय विकास निर्भर करता है
परिपक्वता पर, अधिगम पर, दोनों पर और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों कोई नहीं को आप विकल्प से हटा दीजिए। देखिए जो प्रारंभिक पेशीय विकास है साथियों वह परिपक्वता पर भी निर्भर करता है और अधिगम पर भी निर्भर करता है, अर्थात इनमें से दोनों पर यह निर्भर करता है। तो फिर कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? प्रश्न नंबर 16 में तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रारंभिक पेशीय विकास परिपक्वता व अधिगम दोनों पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ थर्ड विकल्प आपके सही है 16वें में। तो प्रश्न नंबर 17, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया है? बुद्धि के अर्थ में, सृजनात्मकता के अर्थ में, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के अर्थ में और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए। देखिए शायद ये प्रश्न 2011-12 आर्टेट में पूछा गया था। अब वहाँ पर देखो अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। साथियों गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से बताया है और अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से बताया है। लेकिन उस एग्जाम में इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अभिसारी चिंतन का मतलब सृजनात्मकता से लिया जाता है, ऐसा उत्तर सही माना गया था साथियों। 2011-12 का ही वो पेपर था शायद। तो यहाँ 17वें प्रश्न में अगर हम देखें तो नॉर्मली मैं बताऊंगा कि अभिसारी चिंतन का मतलब, देखो नॉर्मली अभिसारी चिंतन का मतलब मैं बुद्धि से लूँगा। हालांकि उस एग्जाम में सृजनात्मकता माना गया है, लेकिन सृजनात्मकता का संबंध किससे साथियों? अभिसारी से है। तो फिर यहाँ विकल्प एक सही होना चाहिए आपके प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। वापिस बता रहा हूँ 2011-12 वाला कुछ एक पेपर था जिसमें सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन का मतलब माना था साथियों गिलफोर्ड के अनुसार, यही प्रश्न था। ठीक है, तो नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बाकी यहाँ बुद्धि इसका सही आंसर होना चाहिए था। वर्तमान में तो यही चीज़ें देखो जो मैंने पढ़ रखी है, जहाँ तक चीज़ें पढ़ी है अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से है और अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से है। तो नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 18, नैतिकता का अभाव कौन सी अवस्था में पाया जाता है? किशोर अवस्था में, बाल्य अवस्था में, शैशवावस्था में और पूर्व बाल्य अवस्था में। साथियों विकल्पों को देखते हुए देखिए किशोर अवस्था में तो बालक में नैतिकता का अभाव नहीं पाया जाता है, क्योंकि किशोर अवस्था में तो बालक नैतिकता को समझने लग जाता है अच्छी तरह से। बाल्य अवस्था में भी नहीं पाया जाता है। शैशवावस्था या पूर्व बाल्य अवस्था, तो साथियों जब बालक शिशु होता है साथियों, शैशवावस्था में रहता है, तब उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में उसको पता नहीं होता है कि नैतिकता क्या होती है साथियों। वह अपनी मन मर्जी से कार्य करता है, नैतिकता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है वो। विकल्प आपके 3 18वें प्रश्न में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 19 है साथियों, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोषक तत्व या किसी भी चीज़ को देखकर, किसी भी लाल चीज़ को देखकर डरने लगा। तो यह उदाहरण है उद्दीपक सामान्यकरण का, अनुक्रिया सामान्यकरण का, उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों सामान्यकरण का, और न तो उद्दीपक सामान्यकरण और न ही अनुक्रिया सामान्यकरण का। साथियों 19वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? अगर हम देखें तो यहाँ बच्चे द्वारा क्या किया जा रहा है कि पहले वो लाल गुलाब के कांटे से जब उसके लाल गुलाब का कांटा चुभा तो उसके बहुत चोट पहुंची, तो वो डर गया, मतलब लाल चीज़ खराब होती है। अब जब भी वो लाल कोई सी भी चीज़ देखता है तो वो सोचता है कि इससे चोट लगेगी, मतलब यहाँ पर उद्दीपक का क्या हो रहा है साथियों? सामान्यकरण हो रहा है। तो विकल्प एक आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है आपके, विलियम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को कब स्थापित किया था? 1890 में, 1895 में, 1879 में और 1905 में। साथियों अगर हम देखें तो विलियम वुंट जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में स्थापित की थी साथियों, कब की थी? 1879 में। यहीं से मनोविज्ञान का आधुनिक काल आरंभ माना जाता है और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक इसलिए विलियम वुंट को कहा जाता है साथियों। अलग अलग बुक्स में देखिए विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि 1879 में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। हालांकि कई सारी किताबों में आप आधुनिक मनोविज्ञान का जनक और दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है उनको भी पढ़ सकते हो, लेकिन सही आंसर तो विलियम वुंट ही होता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे। निर्णयन पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया?
तो 1978 में, 1989 में, 1951 में और 1949 में। साथियों 21वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 21 में सही है। देखिए हर्बर्ट साइमन ने कार्य किया था निर्णयन पर, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों 1978 में। विकल्प एक आपके 21 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो विलियम वुंट ने लिखी, बिने एवं साइमन ने लिखी, जेबी वाटसन ने लिखी और विलियम जेम्स ने लिखी। साथियों प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है, जो कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। तो आपके फोर्थ विकल्प 22 में सही है। किसने लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक, विलियम जेम्स ने लिखी थी साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। आपके 23वां प्रश्न, इनमें से गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन है। मैक्स वर्दीमर है, कोहलर है, कोपका है और सभी। तो साथियों इनमें से वर्दीमर भी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है, कोहलर भी है, कोपका भी है, मतलब सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके 23 का बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिएगा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक इन तीनों को कहा जाता है जिन्होंने सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, जिसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, इनसाइड थ्योरी साथियों किनके द्वारा दी गई है, इनके द्वारा ही दी गई है, इन तीनों के द्वारा। तो विकल्प नंबर आपका 4 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24। साथियों 24वां प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द का निर्माण 2 ग्रीक शब्दों से हुआ है जो निम्न हैं। साइको प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस, साइको प्लस लोगोस और साइकी प्लस लोगस। साथियों यहाँ पर देखिएगा साइको साइको, ठीक है, यहाँ LOGUS LOGOS, साइकी साइकी, लोगस LOGUS LOGOS। अब आपको ये देखना है कि जो ये साइकोलॉजी शब्द है इसका निर्माण किससे हुआ है साथियों। तो 24वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो आपके विकल्प नंबर 4 रहेगा साथियों। साइकी प्लस लोगस से साइकोलॉजी शब्द बना है साथियों। विकल्प 4 आपके 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न है, व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो सिगमंड फ्रायड ने, जेबी वाटसन ने, कोहलर ने और थॉर्नडाइक ने। साथियों व्यवहारवाद का प्रतिपादन इनमें से सिगमंड फ्रायड ने तो मनोविश्लेषणवाद का किया था, कोहलर ने किसमें नाम आता है, कोहलर का अंतर्दृष्टि वाला जो सिद्धांत है साथियों, जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है उसमें नाम आता है तो थॉर्नडाइक या जेबी वाटसन। साथियों व्यवहारवाद का प्रतिपादन जेबी वाटसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जेबी वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था, इसलिए व्यवहारवाद का जनक भी कौन है, जेबी वाटसन है। तो 25वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। आपके 26वां प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान अध्ययन करता है शेष अवस्था से किशोरावस्था तक, जन्म से वृद्धावस्था तक, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक और शेष अवस्था से वृद्धावस्था तक। तो साथियों इनमें से आपको सही आंसर बताना है। विकासात्मक मनोविज्ञान इनमें से कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करता है। साथियों विकासात्मक मनोविज्ञान देखिए गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था मतलब मृत्यु तक बालक का अध्ययन करता है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 26 में सही रहेगा। वृद्धावस्था क्या, मृत्यु तक मतलब जीवन पर्यंत आएगा साथियों इसमें, ठीक है। तो थर्ड विकल्प आपके 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो 27वां प्रश्न देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। और इसके पहले के सारे वीडियो आप एंड स्क्रीन में मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है, वहाँ से टच करके पिछले सारे टेस्ट अटेंड कर सकते हो। तो चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। किस उपागम के अनुसार मानव प्रकार्य विकसित होने की इच्छा, उत्पादन करने की इच्छा एवं मानव क्षमताओं को पूर्ण करने की इच्छा से संचालित होता है। समसामयिक मनोविज्ञान, मानवतावादी उपागम, विकासवादी उपागम और संरचनावादी उपागम। तो बताइए 27वें प्रश्न में वह कौन सा उपागम है साथियों। 27वें प्रश्न में राइट आंसर देखते हैं। तो साथियों वह उपागम जो कि मानव कार्यों को विकसित होने की इच्छा करता है, उत्पादन करने की इच्छा और मानव क्षमताओं को पूर्ण करने की इच्छा करता है, उसको मानवतावादी उपागम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सभी चीज़ों में मानव के बारे में बात की जा रही है साथियों, तो मानवतावादी उपागम ही इसका सही उत्तर है। 27वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 28, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर नामक रचना
किसने प्रकाशित की थी? B.F. स्किनर ने, जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने और वाइगोस्की ने। तो 28वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है? जो साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर नामक रचना है, ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी साथियों? ब्रूसस फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा इस रचना को प्रकाशित किया गया था। विकल्प एक आपके 28 में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न। 30 में से कमेंट करके जाना कितने प्रश्न सही हुए हैं। 25 प्रश्नों का मैंने आपको टारगेट दिया था और बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना। ऐसा नहीं है कि हुए तो 22 और कमेंट कर दिए 28, तो उससे कुछ नहीं होगा साथियों। आप बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलिए सेकंड लास्ट 29वां प्रश्न। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब प्रारंभ हुआ? 1905 में, 1910 में, 1928 में और 1915 में। साथियों 29वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है? भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल यहाँ पर 1915 से आरंभ माना जाता है। कब से आरंभ माना जाता है? 1915 से। विकल्प 4 आपके सही है। देखिए वैसे तो 1916 से माना जाता है, क्योंकि प्रयोगशाला की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1916 में। उमा चौधरी वाले आपने नाम सुना होगा साथियों, लेकिन वो विकल्प नहीं है, तो उस यहाँ पर हम चौथे विकल्प पे जाएंगे। हालांकि प्रश्न पर बोनस भी मिल सकता है। चलिए आज का अंतिम और 30वां प्रश्न। अगर आपको जो मैंने आंसर बताए हैं उसमें से किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। बाई चांस अगर किसी प्रश्न में त्रुटि, हालांकि सावधानी से पेपर बनता है, लेकिन अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज का अंतिम और 30वां प्रश्न। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक में अमूर्त प्रत्ययों के प्रति चिंतन विकसित होता है। संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। साथियों जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया है कि बालक की जो अंतिम और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक विकास की अवस्था, साथियों यह 12 वर्ष से 18 वर्ष के आसपास चलती है और इसमें ही बालक अमूर्त प्रत्ययों के प्रति चिंतन विकसित करता है। तो चौथा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। यह आपके साइकोलॉजी का पेपर नंबर 66 कंप्लीट हुआ। आज 4 वीडियो डाल दिए हैं। एक वीडियो मैंने सबसे पहले हिंदी का डाला था, उसके बाद में मैंने शिक्षण वीडियो का वीडियो सुबह डाला था, उसके बाद में मैंने संस्कृत का वीडियो सुबह डाला था और उसके बाद में ये आपके साइकोलॉजी का वीडियो भी डल चुका है साथियों। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको किस प्रकार से आपकी तैयारी यहाँ पे हो रही है, हमें ज़रूर बता कर जाए। खुशी ज़रूर होगी साथियों अगर आपका पॉजिटिव कमेंट आता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी।